Hi dear students, Assalamu alaikum. Myself Dr. Sujad Ahmed Mir, Senior Lecturer of Physics, Government Boys Higher Secondary School, Pampur. Now, today's topic is the laws of motion. There are three laws of motion actually, developed by the Newton. Newton, even actually gave the more significance of the things, because the motion was already discussed by the Galileo Galilei, but the significant part of that is actually given by the Newton. The year Galileo Galilei died, it was 1543 and उसी साल जन्म हुआ न्यूटन का. तो एक और इंटेलिजेंट एंड एक और लेजेंड ऑफ द फिजिक्स एक्चुअली केम ऑन दिस अर्थ. नाउ मैं आपको बता रहा हूँ क्या है कि तीन लॉज न्यूटन से आए. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, second law of motion and third law of motion. Now class 9th and 11th students, please understand me and have a keen attention towards this lecture. First law of motion is also called the law of inertia. So what is actually first law of motion and law of inertia? According to Newton, a body remains in a state of rest or in a state of uniform motion along a straight path unless it is not affected by external agency. And that external agency is actually a force. कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ. नाउ बात यह है कि दोनों एग्जांपल्स, चाहे बॉडी रेस्ट में है, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, रेस्ट में एक्सेलरेशन जीरो होती है, चाहे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, अगेन यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है. यानी इन दोनों स्टेट्स में जहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर आपको स्टेट चेंज करवानी है मोशन से लेकर, यानी मोशन से रेस्ट और रेस्ट से मोशन, तो वो खुद ब खुद नहीं होगी. तो क्या है, आपको उसके लिए एक फोर्स चाहिए. सो जरा देखिए आप फर्स्ट लॉ पे, isn't it a definition of force? ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स है, ठीक है ना, क्योंकि एक बॉडी रहना चाहती है स्टेट ऑफ रेस्ट और रहना चाहती है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line. जब तक ना इसको आप फोर्स एक देंगे, और वो जो रेजिस्टेंस है ना अपनी स्टेट को चेंज करने को, जो रेजिस्टेंस से दिखा रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको इनर्शिया बोलते हैं ना मैकेनिक्स में. व्हाट इज इनर्शिया? इट इज जस्ट अ रेजिस्टेंस by an object to the change in state. Okay, the resistance offered by an object change to state. What state? State यहाँ पर या रेस्ट स्टेट है या यूनिफॉर्म मोशन है, तो चेंज कराना है तो उसको इनर्शिया बोलते हैं. तो अगर आपको ये चेंज करवानी है तो यूनिट ऑफ फोर्स. सो है ना फर्स्ट लॉ, डेफिनेशन ऑफ फोर्स है ना. सो व्हाट इज फोर्स? हम ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन फर्स्ट लॉ से निकालते हैं. फोर्स इज दैट एजेंसी which actually is responsible to change the state of an object. I mean कहाँ से कहाँ तक? रेस्ट से मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट. फर्स्ट लॉ जो है एक्चुअली दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ फोर्स. सो मैंने दिया है डेफिनेशन ऑफ फोर्स. क्या है फर्स्ट लॉ? इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑन फोर्स फ्रंट. अगर फोर्स को मद्देनजर रखें हम, if actually focus on the force, then we can say the first law of motion is actually a definition of force. But not on motion front. Okay, तो फिर हम इसको ऐसे से भी समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या चीज है. देखिए हमें ये पता चला, जो दो चीजें वहां दी है, an object remains in a state of rest or in a state of uniform motion along a straight path unless it is not affected by force. That means दोनों कंडीशन, दोनों सिचुएशन जीरो एक्सेलरेशन की है. तो अगर आपको वहां उसको एक्सेलरेट बॉडी को कराना है, यानी जब उसको आप रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन की तरफ लाओगे, तो आपको फोर्स देना पड़ेगा, आपको बॉडी को एक्सेलरेट कराना पड़ेगा. तो सीधी सी बात है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में फोर्स देना पड़ेगा उसको स्टॉप करने में, रेस्ट में, और इन दिस केस वो बॉडी आपको डिसोलरेट कराना है ताकि वो रेस्ट में आ जाए, और उसे हो जाएगा ना, जब फोर्स दोगे तो एक्सेलरेट हो जाएगा. तो ऐसी बात है कि अगर आप फोर्स फ्रंट पे न्यूटन फर्स्ट लॉ पे आप गौर करोगे, इट्स एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ फोर्स. और अगर आप मोशन के फ्रंट पे इसको डिस्कस करोगे, तो यहां से आपको एक्सेलरेशन का कंसेप्ट भी आ जाता है. बात समझ में आ रही है? तो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज फर्स्ट लॉ. Now let us move to the Newton's second law. Newton's second law of motion. And what is Newton's second law of motion? Newton's second law of motion में ऐसे बताऊं. Second law of motion. Second law of motion जैसे हमने फर्स्ट लॉ में, फिजिक्स में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं. फिजिक्स में पहले कंसेप्ट आता है. जब आप कंसेप्ट आ जाएगा ना, उसके फौरन बाद मेजरमेंट होगी. ये तो आपको पहले से ही फिजिक्स में, बिकॉज फिजिक्स इज कॉल्ड द साइंस ऑफ मेजरमेंट. तो ऐसा है कि जब आपको डेफिनेशन फोर्स की पता चली, दैट फोर्स इज दैट एजेंसी व्हिच इज रिस्पांसिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना.
फोर्स ये एजेंसी है। तो अगर ये डेफिनेशन हमें पता चली फोर्स की, तो हमें इसके बाद ये करना है मालूम इस फोर्स को मेजर कैसे करते हैं, हाउ डू वी मेजर दैट फोर्स। तो सेकंड लॉ फौरन बाद उसके आ जाते हैं। तो सेकंड लॉ जो आ गया, सेकंड लॉ का काम ही है तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स। व्हाट इज दैट? तो सेकंड लॉ से हमें ये पता चला अगर हमें मेजर करना है दैट जो फोर्स है जिसकी हमने अभी डेफिनेशन दी है ना, तो वो बॉडी को एक्सेलरेट कराएगा, बॉडी को एक्सेलरेट कराएगा। इफ यू अप्लाई फोर्स to a body at rest, it can accelerate and gets into the motion, ठीक है ना, यानी वो मोशन में आ जाएगा। या अगर एक मोशन में बॉडी है तो अगर आपने फोर्स दिया तो वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो रेस्ट में आ जाएगा, तो वो डिसेलरेट हो जाएगा। इंक्रीजिंग स्पीड अगर हो गया ना तो उस वक्त एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हो जाएगी। अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो जाएगा ताकि वो रेस्ट में आ जाएगा, उसको डिसेलरेशन बोलते हैं। तो ऐसे में F इज प्रोपोर्शनल टू A, एंड ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे यूनिट्स चूज करके तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू M इंटू A। बात समझ में आ गई? F इज इक्वल टू M इंटू A। सो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, दैट द फोर्स व्हिच यू डिस्क्राइब्ड इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू एक्चुअली measure that force, the second law is the answer of that. Okay, so first law is the definition of force, second law is the measurement of force. ठीक है, ये measurement of force है, ये न्यूटन का तरीका था, इसीलिए न्यूटन ने काम किया इस पे। ऐसे आपको पता चल जाएगा why first and why second law। तो फर्स्ट लॉ अगर definition of force है, second law है measurement of force। Now measurement of force, so we got a relationship जो मैंने already previous lecture में आपसे डिस्कस की, F is equal to ma। बात समझ में आ रही? तो कोई इसको ऐसा भी लिख सकता है बच्चा that F is equal to m, एक्सेलरेशन के बदले लिख सकता है dv by dt, बिकॉज एक्सेलरेशन जो होते हैं ना वो चेंज इन वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होते हैं, dv by dt। बात समझ में आए? तो हम ऐसे में कर सकते हैं F is equal to d by dt, यहां पर लिख सकते हैं mv। Okay, but everybody knows mass times velocity is nothing but linear momentum, जिसको कोई बोल सकता है ट्रांसलेशनल मोमेंटम। ठीक है ना, ये p जो है mv के बराबर है। बात समझ में आ गई? तो मैं यहां लिखूं, यहां सपोज आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं यहां लिखता हूं। तो जो f आ जाएगा हमारा, f आ जाएगा dp by dt, गॉट इट? बिकॉज P जो है वो m इंटू V है, जो P है वो m इंटू V है, मोमेंटम। सो सेकंड लॉ इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो ऐसे में आपको पता चल गया। लेकिन फर्स्ट लॉ से हम डेफिनेशन ऑफ फोर्स देते हैं और सेकंड लॉ जो है ये है मेजरमेंट ऑफ ए फोर्स। अब चलिए यूनिट्स पे जाएंगे। ठीक है, यूनिट्स पे बताए फोर्सेस के यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है। देखिए फोर्स की डेफिनेशन आपने दी, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, मैस का kg है। ठीक है, मैस का kg है। एक्सेलरेशन होता है किसके बराबर? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो मतलब एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ आएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मैं लिख सकता हूं ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन लिखते हैं इन ऑनर ऑफ ए साइंटिस्ट न्यूटन। तो मैं ना न्यूटन लिखूंगा, ये न्यूटन है ऐसा यूनिट जिसको हम कैपिटल N से लिखते हैं, ये ऐसा यूनिट है। ठीक है, व्हाट इज CGS यूनिट? वेरी गुड, CGS क्या है यूनिट? वो है डाइन। क्या है? डाइन। ठीक है, अगर कोई आपको बताएगा इसके बीच में रिलेशनशिप दे दो, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट, यानी कहने का मतलब है 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डैश डाइन। तो आएगा आपको यहां डैश डैश आपको फिल करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप ऐसे करोगे। देखिए 1 न्यूटन के बदले 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। देखिए kg को जब हम करेंगे ना चेंज, kg होता है 1000 ग्राम्स। ठीक है, हो गया kg ग्राम में कन्वर्ट, बिकॉज CGS तो ये जो डाइन है CGS यूनिट है, तो CGS में किलोग्राम के बदले ग्राम आता है, मैंने किया कन्वर्ट। और देखिए ना किलोग्राम के बदले ग्राम आया, मीटर के बदले क्या आएगा? सेंटीमीटर, बट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। फाइन, बात समझ में आ गई। सेकंड का तो CGS में सेकंड ही है तो सेकंड स्क्वायर ही लिखेंगे ऐसे ही।
तो देखिए यहाँ पर ये 10⁻³ है, 3 जीरोस हैं, ये 10⁻², टोटल में 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो 10⁻5 डाइन हुआ, ठीक है। तो इस डैश में जो मैंने ऊपर लिखा दैट इज 10⁻5, ये भी पता चला, दैट मींस 1 न्यूटन इज 10⁻5 डाइन। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताऊं डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस आपको बताने हैं, यानी फोर्स के डायमेंशंस, ठीक है। फोर्स जो है वो फोर्स है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे मास इनटू ये डिस्प्लेसमेंट टाइम डिवाइड बाय टाइम, तो ये बनेगा मास इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर। तो जब डायमेंशन निकाले हैं, डायमेंशन हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। मीटर का तो हम जो लिखेंगे वो ये जो है मास है, मास को m लिखते हैं, ठीक है। ये है ये डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लिखते हैं डायमेंशन में l, ठीक है। टाइम को t लिखते हैं तो t2, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा m l t - 2। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, यानी 1 जो है वो मास के ऊपर 1 है, लेंथ के ऊपर 1 है, t के ऊपर -2 है। हम बोल सकते हैं फोर्स इज 1 डायमेंशन इज मास, force has 1 dimension in length, the force has -2 dimensions in time. These are the dimensions. Type of quantity, ये बताना है आपको कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। सो पता चला ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए तो फोर्स को वेक्टर में कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आई विल गो टू दैट। अब यहां पर फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए F इज इक्वल टू ma, देखिए ये क्वांटिटी जो है ये स्केलर फॉर्म में है, ये जो लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, ये स्केलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म, स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ये स्केलर फॉर्म है। अगर आपको इसको वेक्टर बनाना है, देखिए F इज इक्वल टू ma, ये F मैंने वेक्टर बनाया, तो वेक्टर हम ऊपर एरो लिखते हैं उससे वेक्टर बनता है, तो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स तो वेक्टर बन गए ना, लेकिन राइट हैंड साइड अभी स्केलर ही है। देखिए एन इक्वेशन इन फिजिक्स और इन मैथमेटिक्स इज करेक्ट इफ इट इज बोथ डायमेंशनली करेक्ट एज वेल एज वेक्टोरली करेक्ट। तो डायमेंशनली तो ठीक है F इज इक्वल टू ma, लेकिन वेक्टोरली भी करेक्ट होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन क्वांटिटी है, मास तो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर को वेक्टर से मल्टीपल करते हैं तो वेक्टर ही हो जाता है। तो देखिए राइट हैंड साइड इज द वेक्टर कंपोनेंट, नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड इज द वेक्टर कंपोनेंट, राइट हैंड साइड आल्सो बिकम्स द वेक्टर कंपोनेंट। सो नाउ दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन। इसका ये मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया जाएगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगी उस बॉडी की। फाइन, F इज इक्वल टू ma। अब बॉडी एक्सेलरेट कब करती है, या तो बॉडी, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि ये जो है यहां से मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक्सेलरेट बॉडी कब करती है। देखो या तो बॉडी स्पीड अप हो जाती है या तो बॉडी को स्पीड डाउन हो जाना है, तभी तो एक्सेलरेट हो जाएगा। बात सुनिए, मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। यहां इस इक्वेशन में अगर आपको कोई एक्सेलरेशन बताएगा क्या है, ये जो है ये F इक्वल टू ma वेक्टर फॉर्म में होगी ना, दोनों फॉर्म। तो नाउ न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ फिर से लिखता हूं N2L, N2L का मतलब न्यूटन सेकंड लॉ, वो है F इज इक्वल टू ma। तो इसका मतलब है अगर F बाय m लिखूं वो किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू द a। नाउ a इज इक्वल टू F बाय m, ठीक है, बात समझ में आई। तो लाइक दिस, देखिए इसको अंडरस्टैंड करना, ये एक्सेलरेशन क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा एक लेमन्स की लैंग्वेज में से। देखिए अगर आपने देखी स्पीड इज नथिंग बट दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। आई मीन आप मेजर कर रहे हो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे स्पीड हम गाड़ी की देख रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर, ओके, 20 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, दैट इज स्पीड। बट जैसे एक्सेलरेशन का मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, एक्सेलरेशन होती क्या है एक्चुअली। स्पीड तो हमें पता है, वेलोसिटी तो हमें पता है, वो उसका वेक्टर कंपोनेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होती है, कैसे समझोगे आप एक्सेलरेशन। सपोज वी डू हैव दो बाइक्स हैं, हमें 1 किलोमीटर दिया गया, तो 1 किलोमीटर आपको वहां पहुंचना है, 1 किलोमीटर पे टारगेट दिया गया। नाउ वी स्टार्ट वो एट सिंगल टाइम वी स्टार्ट आवर बाइक, ओके। नाउ वहां से हम निकलना शुरू हो जाएंगे, तो दोनों में स्पीड है, यानी दोनों बाइक्स में स्पीड है। अगर डायरेक्शन भी देंगे मतलब 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, द वेस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो ये वेलोसिटी कहलाता है। तो वो दोनों में है, दोनों बाइक्स में,
लेकिन कौन सी बाइक टारगेट पे पहले पहुंचता है, यानी उसका पिकअप ज्यादा है, उसी पिकअप को फिजिक्स में एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कितना गेन जिसने की, स्पीड कितनी पर टाइम, यूनिट पर यूनिट टाइम किसने ज्यादा गेन किया है, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला दोनों बाइक्स हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, सेम है डिस्टेंस, तो दोनों बाइक्स तो स्पीड गेन कर रहे हैं, तो स्पीड दोनों के पास है, या आप वेलोसिटी बोले वेलोसिटी दोनों के पास है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो क्या बराबर है दोनों को। तो जो जल्दी टारगेट पे पहुंचेगा, यानी जिसका पिकअप ज्यादा होगा, यानी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जो गेन ज्यादा वेलोसिटी करेगा एक यूनिट टाइम में, सेम टाइम में, तो उसके पास ज्यादा पिकअप है। तो इन अदर वर्ड्स इन फिजिक्स में उसको ज्यादा एक्सेलरेशन है, तो उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तब देखिए A is equal to F by m, it is directionally proportional to m, but it is inversely proportional to the mass। इसका मतलब अगर आप दो बॉडीज को आप अनबैलेंस्ड फोर्स दोगे, नेट फोर्स दोगे, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में जो फोर्स होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, नेट फोर्स होता है। अगर आप नेट फोर्स बॉडी को दोगे, दो बॉडीज को, एक का मैस ज्यादा है, एक को मैस कम है, तो इसका मतलब है जिसमें कम मैस होगा वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, जिसमें ज्यादा मैस होगा वो कम एक्सेलरेट करेगी। लेकिन अगर आप दूसरा सिचुएशन देखिए, मैस दोनों का बराबर है, कांस्टेंट मैस है, आप क्या कर रहे हो आप, अगर आप उसको फोर्स एक बराबर दोगे तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। लेकिन अगर एक में ज्यादा फोर्स होगा, एक में कम, जिसमें ज्यादा फोर्स होगा ना, F is A प्रपोर्शनल, वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, जिसमें कम फोर्स होगा वो कम एक्सेलरेट करेगा। बात समझ में आ रही? तो ऐसी बात है। तो देखिए ये होगा न्यूटन सेकंड लॉ। मैंने आपको एक बात बता रहा हूं और हमेशा याद रखिए, एक स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं, दैट इज कंटेन्ड बाय अ बॉडी, दैट इज कंटेन्ड बाय अ बॉडी, बट फोर्स इज नॉट कंटेन्ड बाय अ बॉडी, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी बट नॉट कंटेन्ड बाय अ बॉडी। ये हमेशा आपको याद रखना है। फोर्स कोई ऐसा चीज नहीं है दैट इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर होंगे, लाइक वी डू हैव दीस टू वाइपर्स, ओके, तो ये वाइपर, ये दो वाइपर है, अगर ये दो वाइपर हम ऐसे रखेंगे, अगर ये ऊपर वाला वाइपर नीचे पे फोर्स डालता है, ठीक है ना, इफ दिस वाइपर, फर्स्ट वाइपर डेवलप्स और प्रोड्यूसेस फोर्स ऑन द सेकंड वाइपर, देन सेकंड वाइपर exerts equal but opposite force on the first wiper। ऐसा होता है क्योंकि फोर्स से वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स से वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी एक डायरेक्शन होती है। अगर इसने इसके ऊपर डाला तो वहां से एक और फोर्स हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शनल फोर्स, यानी अगर हम इसको एक्शनल फोर्स बोलेंगे जो इसने डाला, तो वहां से रिएक्शनल फोर्स होगा, और वो इस एक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे मैंने एक काम किया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया लाइक दिस, तो देखो ये हिल नहीं रहा है, मैंने फोर्स दिया, तो बोर्ड मुझे वहां से वापस फोर्स दे रहा है, और वो मुझे इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स दे रहा है, रिएक्शनल फोर्स। और चूंकि जो मैंने यहां से दिया उतना वहां से आ रहा है, तो दो फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, दिस इज द सिचुएशन फॉर बैलेंसिंग फोर्स। तो चूंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेक्टोरियली वो क्या जीरो बन जाएगा। मैं ऐसे समझा रहा हूं, अगर मैंने यहां से एक फोर्स दीवार के ऊपर दी, दीवार मुझे वहां से फोर्स ऐसे लगा रहा है, ठीक है, तो अगर इसको मैं बोलूंगा F1 और यहां से मुझे F2 आ रहा है, सो ये दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा F1 प्लस F2, ये होगा रिजल्टेंट FR, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स। देखिए यहां पर सिचुएशन क्या है, F1 इज इक्वल टू F2, जो मैंने अभी सिचुएशन दी, ये बराबर है लेकिन अपोजिट है एक दूसरे को। सो देयरफॉर जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा FR, वो आएगा F1 प्लस इंटू माइनस F1, बिकॉज F2 इज माइनस F1। सो FR इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो। देखिए जनाब रिजल्टेंट फोर्स क्या आया, जीरो आया। हमारे पास F इज इक्वल टू ma है, ये न्यूटन सेकंड लॉ, दैट मींस F रिजल्टेंट इज एक्चुअली ma, बिकॉज ये ना ये अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है। सो यू जस्ट रिमेंबर दिस द रिजल्टेंट फोर्स, एंड इसका ये मतलब है ये जीरो है, दैट्स m, जीरो इज इक्वल टू m into a। मैस कैन नेवर बी जीरो, मैस कभी जीरो नहीं होता है। तो इसका ये मतलब है, इट इंप्लाइज जब मैस नहीं जीरो है, दो में से एक को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। इसका मतलब है a इज इक्वल टू जीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं आई इस बोर्ड में, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं आई, तो ना ये मूव साइड में हुआ ना इस साइड में हुआ। अगर कुछ फोर्स में उससे रिएक्शन से ज्यादा दूं, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेट हुआ टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। अगर वहां वही देगा ज्यादा, तो मैं इस साइड में एक्सेलरेट हो जाऊंगा, तो नेगेटिव आ जाएगा सपोज। बट किसी का फोर्स यहां ज्यादा नहीं था, तो एक्सेलरेशन जीरो थी। वो समझ में आया आप कैसे, ये कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। हाँ, अगर आप बच्चों एक काम करोगे, आप टायर वाला बूट लगाओगे, ठीक है ना दोस्त, जिन्हें
those shoes which are carrying those tires, okay, and then you push this board or the wall. अब देखो आप मूव हो जाओगे, क्योंकि आपकी वहां रिएक्शन जो है वो इम्बैलेंस करा रहा है, तो फिर कुछ फोर्स बचता है, वो डोमिनेंट फोर्स का पोर्शन जो वहां से है, तो मैं एक्सेलरेट उसी डायरेक्शन में हो जाऊंगा, क्योंकि वो वहां से फोर्स है, मैं इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही? तो वहां आपको समझ, या आप आईसी सरफेस पे ऐसा करोगे, आप यहाँ आईसी सरफेस पे फिर उसको पुश करो, अब देखिए आप बैक साइड में जाओगे, तो इसका मतलब है वहां वो फोर्स डोमिनेट हो जाता है, इम्बैलेंस फोर्स हो जाता है, तो वो नेट फोर्स बनता है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन से आप उसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए मैं बोला न्यूटन सेकंड में आई रिजल्टेंट फोर्स की बात है, बैलेंस फोर्स की नहीं, वहां एक्सेलरेशन 0 होती है। ठीक है, बात समझ में आई? वेरी गुड, अब ये समझ में आया। तो ये बॉडीज जो है, तो इसका मतलब जब ये इसके ऊपर फोर्स जा रहा है, तो फोर्स इज इंट्रैक्शन, इज नॉट समथिंग कंटेन्ड बाय बॉडी, जैसे स्पीड वगैरह जो बातें हैं, स्पीड इज कंटेन्ड बाय बॉडी बट फोर्स इज नॉट कंटेन्ड बाय बॉडी, इज देयरफॉर नोन एज इंट्रैक्शन। कभी बातों में देखिए इंट्रैक्शन, जैसे हमने बात की ना, बात की हमने, वो हमारा पार्ट नहीं है, वो उसके बाद शुरू हो जाती है, तो उसको इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो फोर्स ही एक किस्म की इंट्रैक्शन है, इट इज नॉट कंटेन्ड बाय बॉडी, ठीक है ना, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, नॉट कंटेन्ड बाय बॉडी। जैसे ये बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, वाइपर ये इसके ऊपर डाल रहा है, वो वहां उसके ऊपर वापस डाल रहा है, तो इसका ये मतलब है फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, यानी जिसको सीधी सादी एंड सिंपल लैंग्वेज में वी से, एंड इट इज फेमस विद दिस कोटेशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके अदर वे राउंड हम बोल सकते हैं फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, फोर्स कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं होगा, उसकी रिएक्शन कहीं ना कहीं होगी। तो दैट इज द न्यूटन थर्ड लॉ, इसलिए ये देना पड़ा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है फोर्स एग्जिस्ट्स इन पेयर्स। ठीक है, इसका ये मतलब है अगर यहां एक बॉडी है, यहां दूसरा बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर उसका फोर्स होगा, अगर चलिए अट्रैक्टिव मानेंगे, तो ये होगा फोर्स, इस बॉडी का 1 नाम देंगे, इस बॉडी का 2 नाम देंगे, दिस इज 1 2, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे, देखिए अगर मैग्नीट्यूड वाइज है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स बराबर है, ठीक है ना। बट जब हम डायरेक्शन ऐड करेंगे, ये F12 कहलाएगा, मींस फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1 ड्यू टू 2, ये वेक्टर बन गया। आप इसको लिखेंगे F21, मींस दैट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब डायरेक्शन की सेंस हमने दे दी, तो इसीलिए नाम देना पड़ा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो आप जरा देखते हैं, ये F12 जो है, क्या ये F21 के बराबर है? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं फिर से, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स बराबर हैं, कोई फर्क नहीं मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन जब डायरेक्शन की सेंस ऐड करेंगे, F12 F21, समझ में आई बात? क्या ये दोनों बराबर है? यस, दे आर स्टिल इक्वल, बट एक चीज है, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, सो दे डू है अपोजिट डायरेक्शन। माइनस आ जाएगा, माइनस से ये पता चलता है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। F12 इज इक्वल टू F21। बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? एक्शन रिएक्शन में अगर बहुत सारी जगह ऐसा होता है, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो होगा जो टोटल फोर्स है F12 प्लस F21 ऐसा होगा। लेकिन हम F12 माइनस F21 के बराबर हैं, ऐसे प्लस F21, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा। वेक्टर है, ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है सारे वेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो ये देखिए, जब हम किसी भी चीज में, जैसे एक बुक टेबल पे है, ठीक है, वो बुक उसके ऊपर डाल रहे हैं फोर्स, उसको हम एक्शन बोल रहे हैं, वहां से टेबल उसको रिएक्ट कर रहे हैं, उसको रिएक्शन बोल रहे हैं। चाहे एक्शन बोले चाहे रिएक्शन बोले, दोनों तो फोर्स है ना। यही होता है पेयर, दे एग्जिस्ट इन पेयर्स, यानी जहां एक्शन होगी तो उसकी रिएक्शन कहीं ना कहीं जरूर होगी। तो ये थर्ड लॉ है, दैट फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। लेकिन एक बात बच्चों याद रखना प्लीज, एक्शन और रिएक्शन कभी एक ही बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करते। अगर एक बॉडी पे एक्शन होगी, दूसरी बॉडी पे रिएक्शन होगी, समझ में आई बात? बट हाँ, यू कैन चेंज द लेवल्स। रिएक्शन को आप एक्शन बोलोगे, एक्शन बन जाएगी रिएक्शन, ऐसे लेवल चेंज करने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन नेवर एग्जिस्ट ऑन अ सिंगल बॉडी, दे एग्जिस्ट ऑन टू सेपरेट बॉडीज, वो एग्जिस्ट सेपरेट बॉडीज पे हो रहे हैं। तो ये हमें पता चला आज, फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो मैं फिर से एक बात बोलता हूं, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ? फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या बोल रहे हैं? दैट अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless it's not affected by force। ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स है। अगर एक्सेलरेशन पे फ्रंट, मोशन के फ्रंट में बोले, हम बोलेंगे, ठीक है ना। सो एक्सेलरेशन जो है, अगर आपको बॉडी को एक्सेलरेट कराना है, यानी आपको रेस्ट से मोशन में लाना है, या डिसलरेट कराना है फ्रॉम मोशन टू द रेस्ट,
यू रिक्वायर फोर्स, आपको फोर्स की जरूरत है। तो हमने दोनों फ्रंट पे उसका एक्सप्लेन किया, फोर्स फ्रंट पे भी और मोशन फ्रंट पे भी। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन फोर्स एंड मोशन, दे आर डीपली रिलेटेड, फोर्स एंड मोशन। यही तो टॉपिक 1 था पहले जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो बोल रहा है कि हाँ yes, first law is the definition of force, now we need to measure the force, so second law is all about the measurement of force, ठीक है ना। तो क्योंकि फिजिक्स में ऐसा ही होगा, पहले डेफिनेशन आएगी फिर मेजरमेंट आ जाएगा, वरना वो चीज जिसकी मेजरमेंट नहीं होगी वो फिजिक्स में कोई जगह नहीं लेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, कौन कितना ईमानदार है, तो ईमानदारी जो ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी कांट बी मेजर्ड, सो इट हैज नो प्लेस इन फिजिक्स। इफ यू आर एबल टू मेजर द ऑनेस्टी देन यू विल फाइंड इट्स प्लेस इन फिजिक्स, इट बिकम्स अ क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से जो फोर्स है ये क्वांटिटी है, इट कैन बी मेजर्ड। एंड सेकंड लॉ इज द मेजरमेंट, क्या है, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फाइन, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम मेजर करेंगे। इवन हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज F/m, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, मोर द मास लेस द एक्सेलरेशन, लेस द मास more the acceleration, but it is directionally proportional to the force, more the force more the acceleration, less the force less the acceleration, but कौन सा फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट फोर्स की बात मैं कर रहा हूं। चलिए न्यूटन थर्ड लॉ पे आते हैं, क्योंकि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक्शन रिएक्शन आ रहा है। तो जैसे जहां अगर एक्शन यहां से फोर्स टेबल पे देंगे यहां पर, तो टेबल मुझे वापस देगा रिएक्शन, या हम जो जमीन पे है हम इसको वेट डाल रहे हैं, वेट इज अ फोर्स, वेट इज नॉट अ मास, जो कंफ्यूजन है बहुत सारों को, वेट इज अ फोर्स, ये मुझे रिएक्ट कर रहा है वहां से, ओके, तो वो बैलेंस होता है। तो बैलेंस करके जीरो एक्सेलरेशन आती है, इसलिए ना हम उड़ते हैं ना जमीन में दसते हैं, बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो, therefore no acceleration is there. So dear students, let me now conclude the things like this as a recapitulation. So we discussed here 3 laws of the motion. First law of motion, which is the definition of force. Second law of motion, which is the measurement of force. Third law of motion, which shows that force exists in pairs. Okay, these were the 3 laws. और यही मैंने हमेशा बताया, फिजिक्स में हमेशा आप ऐसे पाओगे, पहले कॉन्सेप्ट, देन मेजरमेंट एंड देन समथिंग एल्स व्हिच अटैच टू इट। तो these were the 3 laws of motion. Next lectures we will discuss something else, but if you do have any kind of confusion, you can just drop message on my WhatsApp number 9797012346. I repeat, 9797012346. Thank you very much.